चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। ठीक है, हमने बोला था ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग द बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मॉलिक्यूल बिकम्स हाई, है ना। या फिर आप ये कह सकते हैं कि इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होगा। ठीक है, दूसरी बात, अब ये दोनों, ये सब एक दूसरे को खींच के रखेंगे। ये सब एक दूसरे को क्या करेंगे, खींच के रखेंगे। ठीक है, ये सब एक दूसरे को खींच के रखेंगे। ठीक, ये सब एक दूसरे को खींच के रखेंगे। एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, ठीक है, ये सब एक दूसरे को छोड़ो, यहाँ पे ये बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे आपको ये बात पता करनी है कि solubility solubility increases ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, यहाँ पे अगर हम इसे वाटर में मिलाएं, solubility इन वाटर, वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इन दोनों की solubility ज्यादा होगी ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है। चलिए अब मैं इंट्रामोलिकुलर का एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा कि इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर में फर्क क्या है। इंट्रा मतलब, इंट्रामोलिकुलर का मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रा का मतलब क्या होता है, जब मॉलिक्यूल, ठीक है ना, जब मॉलिक्यूल, है ना, ये कोवेलेंट बॉन्डिंग के अंदर का ही पार्ट है। ठीक है, स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग कह सकते हो इसे। व्हेन हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ सेम सेम कंपाउंड फॉर्म forms hydrogen bonding, then then it is known as intermolecular हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एग्जाम्पल देंगे तभी आपको समझ में, इंट्रामोलिकुलर सॉरी। ठीक है, एग्जाम्पल देंगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले लिख लेते हैं ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का देखो जरा, है ना, ये है, ये है हमारे पास बेंजीन। अभी देखो, हाँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तो आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। अभी सिर्फ आपको याद कर लेना है। ठीक है, ये है बेंजीन, यहाँ पे जुड़ा है NO2। ठीक है, अब देखो, ये दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्शन करने की जगह ये खुद ही में यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। ये खुद ही में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, तो ऐसे में इसे बोलेंगे इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो, यहाँ पे यहाँ पे एक OH आया, यहाँ पे NO2 जुड़ा है। अब हाइड्रोजन को ऑक्सीजन दिखाया, इसने लपक के बॉन्ड बनाया। अब दूसरा मॉलिक्यूल भले ही इसके पास खड़ा है, ये इसकी तरफ ध्यान ही नहीं देगा, यहाँ पे ये तुरंत फिर से बॉन्ड बनाएगा। ऐसे में जो बॉन्ड बनता है इसे क्या बोला जाता है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोला जाता है। और एग्जांपल देखो, है ना, दूसरा एग्जांपल देखो। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखो, जैसे कि हमारे पास है, जैसे कि हमारे पास है ऑर्थोफिनॉल, ऑर्थोफ्लोरोफिनॉल, यहाँ पे OH है, यहाँ पे फ्लोरीन जुड़ा है, ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, इसे क्या बोला जाएगा, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, समझ में आ रही है, जब मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन भी खुद ही का, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी खुद ही का, और खुद ही से बॉन्ड बना दिया, तो ऐसे में क्या बनेंगे, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और एग्जांपल देखो। ठीक है, और एग्जांपल देखो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आ, ये देखो, यहाँ पे CHO जुड़ा है, यहाँ पे हमारे पास OH जुड़ा है।
ये दोनों भी क्या करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, डॉटेड बॉन्ड दिखाते हैं हम लोग, ठीक है। ये देखो फिर से सी एच डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे ओ, यहाँ पे एच, यहाँ पे आपस में बॉन्ड बन जाएगा। इसी को हम लोग इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं, ठीक है। अब समराइज करो, इंटरमोलिकुलर क्या है, इंटरमोलिकुलर क्या है, डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल में बॉन्ड बनने वाला इंटरमोलिकुलर होता है, जैसे कि H2O है ना। अब ये अपने हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो कर नहीं सकता, खुद से अटैच ही है ये, तो ये दूसरे हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, तो ऐसे में इसे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे H, सॉरी ये ऐसे H, फिर O, फिर H, है ना, फिर यहाँ पे O, इस तरीके से अटैच होता है जब भी, तो इसे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब है सबका साथ सबका विकास, ठीक है। जबकि इंट्रा में क्या है, इंट्रामोलिकुलर में क्या है, इंट्रामोलिकुलर में क्या है, ये आया, है ना, इसने देखा इसके पास OH है, इसके पास F है ना, आपस में इसने बॉन्ड बना लिया, इसने कहा अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, ठीक है। इसने सिर्फ और सिर्फ अपना काम किया और क्या बना लिया, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना ली, अपना काम बनता, बाकी जो भी लिख लो आप लोग, ठीक है, भाड़ में जाए बाकी सब, ठीक है। दूसरे मॉलिक्यूल्स की इसे परवाह ही नहीं है। सो दोनों टाइप की बॉन्डिंग के कुछ खास इफेक्ट्स हैं, ठीक है। फिर से समराइज कर लेते हैं इफेक्ट, देखो लिख लेते हैं, इफेक्ट ऑफ इंटरमोलिकुलर, इंटरमोलिकुलर में ये सब लोग एक साथ चिपक के खड़े हो जाते हैं, तो ऐसे में यहाँ पे दो काम होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, हाँ या ना। अब जबकि इंट्रामोलिकुलर के बारे में बात करें, इफेक्ट ऑफ इंट्रामोलिकुलर, इंट्रामोलिकुलर यहाँ पे क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर में क्या होता है देखिएगा, ये आया, है ना, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे ये खुद ही में अलग अलग है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है तोड़ना, मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है तोड़ना। अब ये खुद ही में सेटिस्फाइड है, ये खुद ही में सेटिस्फाइड है, तो ये बहुत इजीली ब्रेक हो जाते हैं, तो हम कह सकते हैं इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बहुत बहुत कम होता है, और इनकी सॉल्युबिलिटी भी क्या होती है, कम होती है। बेटा ये किसी में सॉल्युबल होंगे ही नहीं, क्योंकि ये खुद ही संतुष्ट है, खुद ही में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लें, ये अलग थलग पड़े रहेंगे। चलिए जल्दी से बताइएगा, क्या ये मेरी बातें आपको समझ। क्वेश्चन नंबर 8 है, आप लोगों को आंसर खुद से देना है। वाई HF हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन HCl। ये क्वेश्चन लिखा है कॉपी में, आंसर आप लोगों को बताना है, ठीक है। आंसर हम नहीं बता रहे हैं, आंसर आप लोग, मैं लिख के दिखा दे रहा हूं, आंसर मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। ड्यू टू इंटरमोलिकुलर, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन HF एंड HF, देयर इज, दे हैव, हाँ ठीक है, दे हैव ग्रेटर बॉइलिंग पॉइंट, जबकि HCl में ऐसा कुछ नहीं होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ तीन चीजें चाहिए, FON, सबसे पहले फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नियॉन, नाइट्रोजन, ठीक है। सो यहाँ पे हम डायग्राम बनाएंगे, HF डैश 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 HF डैश 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 HF, तो इस तरीके से ये लिखेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, तभी हमें समझ में आएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 8, मेरे हिसाब से सभी को समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर है 10, क्वेश्चन नंबर 10,
क्वेश्चन नंबर 10, वाई इथेनॉल हैज हायर why ethanol has higher boiling point than than diethyl diethyl ether। ठीक है, चलो सबसे पहले मैं आपको इथेनॉल का स्ट्रक्चर बताता हूँ। C2H5OH, ये है इथेनॉल। ठीक है, डाईइथाइल ईथर क्या है? ठीक है, C2H5O C2H5। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे आपको, यहाँ पे जब भी, यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन फ्री नहीं है। ठीक है, यहाँ पे इसका हाइड्रोजन फ्री रहता है। सो देखिएगा होगा क्या, यहाँ पे होगा क्या, ये है डाई इथाइल ईथर, यहाँ पे नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना। कंफ्यूज मत होना, ये अभी ऑर्गेनिक में अच्छे से समझाऊंगा। अभी सिर्फ इतना समझ लो कि यहाँ पे सारे हाइड्रोजन बंधे हुए हैं, यहाँ पे सारे हाइड्रोजन बंधे हुए हैं। अब कोई भी बॉन्डिंग नहीं करेगा, ये H वाला हाइड्रोजन फ्री रहता है। ठीक है, C2H5OH, अगला बॉन्ड OH C2H5। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर क्या हो जाती है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे नहीं होती है क्योंकि यहाँ पे कोई भी H, अगर यहाँ पे H होता तो ये हो जाती, पर यहाँ पे नहीं है, इस वजह से, है ना। यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। तो कह सकते हैं ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन molecules of ethanol, they have higher boiling point। चलो, मेरे हिसाब से मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है। मोमेंट, ठीक है, डाइपोल डाइपोल मोमेंट। ठीक है, हेडिंग डाल लेते हैं डाइपोल मोमेंट। ठीक है, सो व्हाट इज डाइपोल, व्हाट इज डाइपोल। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज डाइपोल। डाइपोल क्या है? ठीक है, तो डाइपोल समझ में आ गया तो डाइपोल मोमेंट भी समझ में आ जाएगा। डाइपोल क्या है? टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, अपोजिट चार्जेस, अपोजिट चार्जेस separated separated by very small distance is known as dipole। अगर दो इक्वल, एक प्लस का और एक माइनस का, दो इक्वल चार्जेस बहुत कम दूरी से सेपरेटेड हो, ठीक है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? डाइपोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक प्लस का चार्ज, एक माइनस का चार्ज बहुत कम दूरी से सेपरेट हो तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? डाइपोल बोलते हैं। डेफिनेशन क्लियर है? डाइपोल का मतलब क्या है? अगर एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज बहुत थोड़ी सी दूरी से अलग अलग हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डाइपोल बोलते हैं। ठीक है, डाइपोल मोमेंट क्या होता है? डाइपोल मोमेंट क्या होता है? डाइपोल मोमेंट क्या होता है? डाइपोल मोमेंट होता है इसी की वैल्यू नापना। ठीक है, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल, डाइपोल कितना स्ट्रांग है, अगर ये नापना है तो हमें क्या नापना पड़ेगा? डाइपोल मोमेंट इज नोन एज डाइपोल मोमेंट। ठीक है, यानी कि आपको बता दें कि डाइपोल मोमेंट जो है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है। डाइपोल मोमेंट जो है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है। सबसे पहला, डाइपोल मोमेंट दो चीजों पे डिपेंड करता है। सबसे पहला है, ठीक है, डाइपोल मोमेंट मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना स्ट्रॉन्ग डाइपोल होगा। दूसरा, डाइपोल मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस।
इन दोनों के बीच में जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना ज्यादा वहां पे क्या होगा, ठीक है, उतना ज्यादा वहां पे क्या होगा, डायपोल मोमेंट होगा। बात समझ में आ रही है? व्हाट इज डायपोल मोमेंट? डायपोल मोमेंट इज नथिंग बट इट इज द फॉर्मूला, या फिर इसे कह सकते हैं कि डायपोल की ताकत नापने के लिए हमें डायपोल मोमेंट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट इज देबे, DEBYE, देबे। कितना बढ़िया नाम है ना? एक साइंटिस्ट का ये कास्ट है, तो देबे, देबे इसकी यूनिट है। ठीक है, हमें ये पता होना चाहिए डायपोल मोमेंट ये इससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसे बोलते हैं डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इससे रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू होती है Q इंटू डी। ठीक है, और इसकी यूनिट आती है देबे, देबे। ठीक है, सुन रहे हो विवेक? देबे यूनिट है इसकी। क्या यूनिट है इसकी? डेबाई, डेबाई बोल लो या देबे बोल लो, देबे सही है ना? चलो, अच्छा हुआ दुबे नहीं रखा, नहीं तो इंडियन साइंटिस्ट हो जाता है। ठीक है, अगर दुबे रख लेते तो इंडियन हो जाता है। चलिए, ठीक है। सो बात करते हैं। ठीक है, मैंने शीट में एक क्वेश्चन दिया है, शीट में एक क्वेश्चन दिया है। सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। क्वेश्चन है, रुको ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन है, ठीक है, एक्सप्लेन, क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाई डायपोल मोमेंट ऑफ फ्लोर डायपोल मोमेंट ऑफ हैलाइड्स डिक्रीजेस फ्रॉम HF टू HI। ठीक है, चलो, HF है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग HF बना लेते हैं, फिर HBr बना लेते हैं, फिर H, फ्लोरीन क्लोरीन भी आएगा बीच में। ठीक है, क्लोरीन बनाओ सबसे पहले। ठीक है, HCl, HBr, फिर HI। सवाल कह रहा है कि डायपोल मोमेंट जो है यहां से यहां आने में डिक्रीज क्यों करता है, म्यू डिक्रीज क्यों कर रहा है। ठीक है, सवाल को समझते हैं। फ्लोरीन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फिर क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है, फिर आयोडीन है। अब देखो, हाइड्रोजन और फ्लोरीन में होगा क्या कि फ्लोरीन सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच लेगा, यहाँ पे काफी सारा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे काफी सारा, जब नेगेटिव यहाँ पे आ गया तो काफी सारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, जितना ज्यादा चार्ज होता है उतना स्ट्रॉन्ग डायपोल होता है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं म्यू1। ठीक है, इसी तरह HCl में क्या होगा, Cl थोड़ा सा वीक है, ये कह रहा है अरे यार जो शेयरिंग करी है तो थोड़ा सा हमें दे दो। ये भी खींचेगा पर इतना नहीं खींच पाएगा जितना फ्लोरीन खींच लेगा। ठीक है, ये आएगा म्यू2। ठीक है, इसी तरह HBr, HBr में फिर से यही कांड होगा, Br और कमजोर है। ठीक है, यहाँ पे म्यू3 आएगा, यहाँ पे चार्ज बहुत कम आया, जबकि HI तो सबसे कमजोर है, आई तो कहता है तुम ले लो। ठीक है, आई का साइज बड़ा है, एक तो साइज बड़े होने की वजह से इलेक्ट्रॉन इसके पास ज्यादा है, ये दूसरे के इलेक्ट्रॉन क्यों खींचेगा, तो यहाँ पे इसका म्यू3 आता है, म्यू4 आता है, तो सबसे ज्यादा चार्ज इसी के पास है। ठीक है, फ्लोरीन फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, fluorine is most electronegative, due to which it has it has more partial charge, partial charge, hence hence म्यू1 सबसे बड़ा होगा, फिर म्यू2 होगा, फिर म्यू3 होगा, फिर म्यू4 होगा। बात समझ में आ रही है? चार्ज के ऊपर डायपोल मोमेंट डिपेंड करता है, जिसका चार्ज सबसे ज्यादा होगा वो, कुछ चीजें बतानी है। ठीक है, विच
of following which of following compounds are polar? बताना है कौन कौन से कंपाउंड पोलर है। ठीक है, सबसे पहला CO2। चलो CO2 के बारे में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो, ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन खींच सकता है, पर सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर बनाएंगे, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसका ऐसा स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं, अभी सिर्फ आप इमेजिन कर लो कि इसका स्ट्रक्चर ऐसा बनता है। अब ये ऑक्सीजन इधर फोर्स लगाएगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स इधर खींचेंगे, ये ऑक्सीजन इधर खींचेगा इलेक्ट्रॉन्स, जितना इधर खींचेगा उतना ही इधर खींचा जाएगा, हाँ या ना? ठीक है, जितना इलेक्ट्रॉन्स इधर खींचे जाएंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स इधर खींचे जाएंगे। यहाँ पे इसे हम लोग बोलेंगे कि μ1 और μ2 बराबर है, तो इसका डायपोल मोमेंट कितना आएगा? डायपोल मोमेंट देखो, जब दो तरफ बराबर की फोर्स लगती है, ठीक है, एक इधर भी लग रही है और इधर भी लग रही है, तो इसका डायपोल मोमेंट 0 आएगा। बात समझ पा रहे हो? ठीक है, चलो कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि H2O। H2O का क्या होता है? ऑक्सीजन इधर है, हाइड्रोजन इधर है, हाइड्रोजन इधर है। ठीक है, यहाँ पे लोन पेयर है। ठीक है, ये है H2O। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, इसका डायपोल मोमेंट इधर, इसका डायपोल मोमेंट इधर, म्यू इधर, म्यू इधर, दोनों ऊपर जा रहे हैं, तो नेट डायपोल मोमेंट जो आएगा वो ऊपर के डायरेक्शन में आएगा, यानी कि यहाँ पे म्यू नॉट इक्वल टू 0 है और ये पोलर कंपाउंड है। देखो दो बातें, जिसका म्यू 0 है वो नॉन पोलर है, और जिसका म्यू नॉट 0 है वो कैसा है? पोलर है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, यहाँ पे देखो, ऑक्सीजन इससे भी खींचेगा, इससे भी खींचेगा, दोनों से खींचेगा, तो टोटल डायपोल मोमेंट कहाँ निकलेगा? ऊपर के डायरेक्शन में निकलेगा। यहाँ पे ये पोलर कंपाउंड है। बात समझ में आ रही है? चलो एक और एग्जांपल देते हैं, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल NH3। NH3 के बारे में बताओ। ये खींचेगा यहाँ पे, ये खींचेगा यहाँ पे, ये खींचेगा यहाँ पे, तीनों मिलके टोटल कहाँ बना देंगे? ऊपर के डायरेक्शन में, तो ये भी कैसा है? पोलर कंपाउंड है। चलो सी के बाद डी आता है। डी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं, जरा कुछ एग्जांपल बताओ बढ़िया सा। रुको एक मिनट, बढ़िया सा एग्जांपल देते हैं। ठीक है, 5-7 एग्जांपल कर लो यहाँ पे, कौन सा पोलर है कौन सा नॉन पोलर है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, ठीक है, जैसे कि BeF2। BeF2, Be बीच में रहता है, फ्लोरीन इधर रहता है, फ्लोरीन इधर रहता है, ये इसको खींचेगा इधर, ये इसको खींचेगा इधर, जितना इधर खींच रहा है उतना ही उधर खींच रहा है। ठीक है, जितना इधर उतना ही उधर। ठीक है, देखो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, बड़े मॉलिक्यूल्स के बारे में बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ स्मॉल मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, HCF6 बड़ा मॉलिक्यूल है। BeF2 के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे इसका म्यू इक्वल टू 0 आएगा, क्योंकि जितना इधर है उतना उधर खींच रहा है, तो ये कैसा कंपाउंड होगा? ये नॉन पोलर कंपाउंड होगा। बात समझ में आ रही है? ये कैसा कंपाउंड होगा? नॉन पोलर कंपाउंड होगा। चलिए एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं, डायपोल मोमेंट को कंप्लीट कर देते हैं पूरा। एग्जांपल है, एग्जांपल है, चलिए BCl3। ठीक है, BCl3, यहाँ पे बोरॉन, यहाँ पे बोरॉन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ पे क्लोरीन। ठीक है, दिस इज BCl3, दिस इज BCl3। देखो अगर तीन फोर्स, एक फोर्स इधर, एक फोर्स इधर और एक फोर्स इधर, तीनों तरफ फोर्स लगी हो 120 डिग्री के एंगल पे, मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। ठीक है, वैसे मैंने आपको ये फॉर्मूला पढ़ाया है, दो फोर्सेस को सॉल्व करके तीसरी फोर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, पर अभी आप ये मान लो कि अगर ये दो फोर्स लगी हैं तो इनको सॉल्व करके एक फोर्स बनेगी इधर, इन दोनों को सॉल्व करके एक फोर्स बनेगी इधर, और एक फोर्स ऊपर लग रही है। ठीक है, तो इन दोनों को सॉल्व करके जो रिजल्टेंट आएगी वो इसको कैंसिल आउट करेगी। यहाँ पे नेट डायपोल मोमेंट क्या रहेगा?
0 रहेगा। ठीक है, याद करने का तरीका, ठीक है, लीनियर स्ट्रक्चर जैसे कि sp हाइब्रिडाइज्ड में डायपोल मोमेंट 0 रहता है। ठीक है, ट्राइगोनल स्ट्रक्चर जैसे कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड, म्यू की वैल्यू 0 रहती है। ठीक है, ट्राइगोनल स्ट्रक्चर देखो, इसको सॉल्व करा देते हैं। कभी हमने पढ़ाया है एफ नेट इज इक्वल टू अंडर रूट f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस f3 स्क्वायर प्लस 2 f1 f2 cos थीटा। क्या ये कभी पढ़ाया है? ठीक है, जरूर देखो, इसको सॉल्व करते हैं। ये लिखा 10, ये लिखा 10, इन दोनों के बीच का एंगल है 120। तो इनको सॉल्व करेंगे तो ये तीसरी फोर्स आएगी। कितनी आएगी? देखो, अंडर रूट 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 2 10 इंटू 10 इंटू कॉस 120 दैट इज माइनस हाफ। ये कटेगा, 10 का स्क्वायर कट गया, 10 आ गया। मतलब 2 को सॉल्व किया, एक और 10 आ गया, है ना। अब 2 को सॉल्व किया, एक 10 आ गया, एक ऊपर 10 था। अब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो 0 ही तो आएगा। ठीक है, तो कहने की बात यह है कि लीनियर स्ट्रक्चर और ट्राइगोनल स्ट्रक्चर में हमारा डायपोल मोमेंट कैसा रहता है? 0 रहता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? लेते हैं, ठीक है, और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा हमारे पास। CHCl3 और CCl4, देखो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। एक हाइड्रोजन ऊपर, 3 क्लोरीन नीचे। देखो, कार्बन, 1 क्लोरीन ऊपर, 3 क्लोरीन नीचे। ठीक है, चलो जरा ध्यान से देखो, ये तीनों क्लोरीन, ये भी इसके इलेक्ट्रॉन्स नीचे खींचेगा, ये भी नीचे खींचेगा, ये भी नीचे खींचेगा। तो टोटल इसका डायपोल मोमेंट नीचे की तरफ आ जाएगा ऐसे। इसका म्यू कभी भी 0 नहीं होगा। तो ये कैसा कंपाउंड है? पोलर कंपाउंड है। बात समझ में आ रही है? चलो इसको देखते हैं। तीनों मिलके नीचे खींचेंगे, ये भी नीचे खींच रहा है, 3 पैर नीचे खींच रहे हैं, तो नीचे की तरफ फोर्स लगेगी म्यू, और उतनी ही फोर्स ऊपर लग रही है।